हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज फुल प्रैक्टिस सेट है, यानी कि ये फुल प्रैक्टिस सेट कहें इसको जो भी कहें, लेकिन ये 2016 परीक्षा का वर्ष 2016 यानी कि जो पेपर हुआ था ये 10/9/2016 को, तो यानी कि सितंबर में हुआ था, 9वां महीना 10 तारीख को 2016 में। तो ये जो पेपर है ये है समीक्षा अधिकारी का, और इसमें 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बाकी रीजनिंग भी है जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां मैं आपको इसका पेपर पूरा दे दूंगा और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मान लीजिए जैसे कि आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जो होगा उनमें सभी मिक्स 2 घंटे के लिए, पर वहाँ 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ देखिए 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है। अगर आप एसआई का देने जाएंगे तो वहाँ 300 क्वेश्चन रहेंगे 3 घंटे में। अब कितना मतलब कि टफ एग्ज़ाम कह सकते हैं, 300 क्वेश्चन 3 घंटे में। और पटवारी का देने जाएंगे तो 200 क्वेश्चन रहेंगे 3 घंटे में। लेकिन एसआई में जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, बाकी क्योंकि मैथ भी है, रीजनिंग भी, सब कुछ रहता है एसआई में। और यहाँ देखिए 2 घंटे का इसमें है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह का पेपर आपके सामने होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम इस तरह के, जब तक ना खा जाए इस पुस्तिका को ना खोलें। फिर उसके बाद जब घंटी लगेगी तो इस तरह से इंग्लिश में भी आता है पेपर, हिंदी में भी आता है, दोनों में आता है ये। हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक तरफ हिंदी है एक तरफ इंग्लिश है। उत्तराखंड भी आई है, सब कुछ इसमें आया हुआ है। तो पीडीएफ के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये आपको मैं पेपर दिखाता हूँ पहले एक बार पूरा अंत तक। ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है और समीक्षा अधिकारी काफ़ी अच्छी जॉब है। लगभग उस समय 100 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती आई थी, लगभग 150 से ज़्यादा पदों पर आई थी। समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जैसे कि कुछ और एग्जामों में वो क्या हो गए थे, रिपीट हो गए थे इसमें से क्वेश्चन। बाकी जो और एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कुछ फॉरेस्ट गार्ड में आगे, कुछ कहीं आगे, कुछ किसी में पूछ लिए, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों में कुछ क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रिपीट होंगे। तो ये आपने अभी तक देख लिया हुआ, रीजनिंग भी आई हुई है। मैं सिर्फ आपको 100 ही क्वेश्चन जीके के बताऊँगा। तो ये अब अंत में जो है, ये अभी तो नहीं आया, अंत में ये रीजनिंग है। ये देखिए फिर यहाँ से फिर उत्तराखंड आगे, फिर अंत तक पूरी उत्तराखंड ही हमारी चलेगी इस तरह से। तो जो लोग उत्तराखंड देखने वाले हैं वो तो अंत में देखेंगे, लेकिन अब पहले हम चलेंगे शुरुआत से ही। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम या फिर हार्मोन्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी। प्रतिरोधक क्षमता शरीर में विकसित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो उस समय चला था ये फीताकृमि, फफूंदी, जीवाणु या फिर विषाणु? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। अगर आप पटवारी का देंगे तो उसमें कुछ साइंस जरूर आएगी, बाकी और जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये दोस्तों साइंस से अगर वो लग रही है तो आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, तब आप जरूर देखिएगा। प्रोटीन का मुख्य तत्व है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का मुख्य तत्व है तो नाइट्रोजन। अगर आप ही में से कुछ लोग माना समीक्षा अधिकारी की भर्ती आ जाती है तो वो भी समीक्षा अधिकारी की एग्जाम देंगे आने वाले समय पर। ऊष्मा गति का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, पदार्थ, ऊर्जा, संवेग या फिर आवेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा गति का प्रथम नियम संरक्षण के जो ऊर्जा सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? डीएमटी, बीएससी, डीडीटी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गैमेक्सिन भी नहीं, डीडीटी। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ये तो वैसे भी आता है खैर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? रेत से? क्या रेत से पेट्रोल जनित आग को बुझा सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी? या पानी में भी तो अगर आप डालेंगे तो पेट्रोल उसमें भी आग लग जाती है। और लकड़ी का बुरा था ये भी नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, फल को पकाने वाला हार्मोन है इथाइलिन, ऑक्सिन, काइटेनिन, उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इथाइलिन। खैर आपने इसको पढ़ा था बहुत पहले से ही, इथाइलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा, फल को पकाने वाला हार्मोन। सूरजमुखी के बीजों पौधे के बीजों में होता है? बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे, या कुछ आगे भी होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है तो तेल होता है, तेल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, ऊर्जा का, तापक्रम का? तो खैर ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, पारसेक किसका है? दूरी का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तो खैर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर तो आपके लिए ज़रूरी है ही। खैर चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? अबेकस तो गणना करने वाला पहला यंत्र था। कैलकुलेटर, प्रोसेसर या फिर एनालिटिकल इंजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? कैच मेमोरी, ये तो सबसे तेज होती है, रैम या फिर रोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ROM, रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉन वोलाटाइल स्मृति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है? मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है तो मॉडेम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सुपर माइक्रो, और अगला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अति शक्तिशाली कंप्यूटर का प्रकार है तो सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट ये सिस्टम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी वाला, DBMS ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक तरफ, अब इसके बाद जैसे इंग्लिश आ जाएगा तो कुछ लोग पूछते हैं जैसे पेपर हिंदी में आता है, इंग्लिश आता है। अब जैसे कुछ लोग जैसे उत्तराखंड पुलिस का पेपर इंग्लिश में आता है, हिंदी में, वीडियो का हिंदी में आता है, इंग्लिश में। तो जो आपकी हिंदी है 20 क्वेश्चन वो तो हिंदी में ही आएंगे, लेकिन बाकी और जो है वो दोनों में रहेगा। पेंटियम शब्द संबंधित है यानी कि बाइलिंगुअल रहेगा। DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या फिर माउस। तो पेंटियम शब्द संबंधित हो जाएगा ये माइक्रो प्रोसेसर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, पेंटियम शब्द माइक्रो प्रोसेसर से। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट का स्थानांतरण तीव्र होता है? कंप्रेशन, इनकैप्सुलेशन या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंप्रेशन। तो ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है, तो कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉग यूनिट, ऑल लॉन्गर यूनिट्स या फिर अराउंड लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो कुछ क्वेश्चन देखिए आपने लगातार अभी तक कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ से प्रश्न आता है। कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम है तो आप उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, यहीं से कुछ रिपीट हो सकते हैं। ALU और भी कई एग्जाम में पेंटियम ये आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये इनपुट डिवाइस यहाँ से जरूर आता है क्वेश्चन, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो माउस है, लाइट पेन भी है, कीबोर्ड भी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नहीं है BDU। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होने लगा था? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में हो गया था ट्रांजिस्टर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नाइजर, नील, अमेजन या फिर जायरे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे वाली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों देशों जो देश राजधानी दी हुई कौन सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील की ब्राज़िलिया राजधानी बिल्कुल है, अल्जीरिया की अल्जीरिया बिल्कुल है, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस बिल्कुल सही है, मोरक्को की ये नहीं, मोरक्को की राबात। तो यही हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण तक दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले अरुणाचल आएगा, ये मैप में यहाँ पर अरुणाचल दिखा होगा, फिर अरुणाचल, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, फिर इधर आता है मिजोरम। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बाकी असम तो इस साइड है, तो ऑप्शन अलग तरीके से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो SI पटवारी वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, देश कहा जाता है, आपको भली बात ही पता है, स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड दिख रहा है यहाँ पर, फिनलैंड हो जाएगा हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों की भूमि। अगला है, निम्नलिखित देशों में से पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कौन है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कोलंबिया या फिर ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अभी दोस्तों कुछ दिन पहले आपको मैंने GK में बताया था, जब जो हमारी हर रोज सीरीज आती है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें से बांग्लादेश, उसके बाद चीन, पाक, फिर नेपाल। तो इसका सही उत्तर बांग्लादेश, 4096। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? मिजोरम, गोवा, हिमाचल, त्रिपुरा। तो आपने केरल पढ़ा होगा, तो केरल है नहीं क्योंकि केरल पहले नंबर पर है, क्योंकि दूसरा दे दिया, तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम। तो इस तरह से है। अगला है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? अब आपको उत्तराखंड, माना अगर ऊंचाई पूछी होती तो अब आप दिक्कत होती, आप
सीधे सीधे पूछ रखा है कि कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कामेट आपको भली बात ही पता है। बंदरपूछ, दूनागिरी, बंदरपूछ उत्तरकाशी में बंदरपूछ की तरह, दूनागिरी कामेट चमोली में है, नंगा पर्वत J&K में है। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश वाले होंगे यहाँ देखिएगा। जब PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 8.5 अरब हो जाएगी, 8.5 अरब, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई या फिर मुंबई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई पर। भारत के जो तटों पर औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? ये आपको बताना है। निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती है, बिल्कुल है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो ये तो सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो उत्तर दिया गया था आयोग के द्वारा, ये डी को दिया गया था कि गंगोत्री गौमुख से निकलती गंगोत्री। तो ये भी सही है, क्योंकि गंगोत्री है तो हमने पढ़ा है बार बार कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती। तो आयोग ने ये दिया था, लेकिन फिर इसके लिए पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन ये सभी सही हैं। बाकी ये सभी आपको याद रखना है कि 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि गोदावरी दक्षिण, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? गोदावरी। कोसी नदी कितनी बार आता है एग्जामों में? बिहार का शोक। ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी है, गंगोत्री गोमुख से। तो ये भी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से राज्य निर्माण की तिथि कौन सुमेलित नहीं है? कौन राज्य निर्माण तिथि में कौन सुमेलित है? अच्छा नहीं है, मैंने पढ़ दिया था। हरियाणा 1 नवंबर 1966, बिल्कुल सही है। हरियाणा 1 नवंबर 1966। तेलंगाना 15 अगस्त नहीं 2 जून को हो जाएगा। मिजोरम 1987 बना था, 1987 में। छत्तीसगढ़ 1 को बना था, 9 को अपना उत्तराखंड, 15 को झारखंड। तो 20 को तो कहाँ से, ये तो फिर गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? बिल्कुल इसे याद रखेगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल याद रखेगा MP। अगला है, किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम, रूस, भारत। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग उत्तराखंड के लिए इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, अंत में आएगा उत्तराखंड। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस, ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NNP कब घोषणा की? तो सिर्फ उत्तराखंड पढ़ के तो आपका मतलब चयन होना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP की घोषणा की गई? 2002, 2001, 2000 या फिर 1999? तो ये 2000 में की गई थी। इसे बिल्कुल याद रखेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए वनडे एग्जाम में किसी में जरूर बनेगा। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 12 अगस्त, 11 मई, 11 अप्रैल। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ली, क्लार्क, रेवेंटसीन या फिर जेलेंस्की? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? थारू उत्तर प्रदेश, थारू उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, कोयंक केरल नहीं, ये पूर्वी भारत में। तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। गद्दी हिमाचल में है, टोडा तमिलनाडु बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक लिंगानुपात, यौन अनुपात था, लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया है। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा हमारा केरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिला, क्षेत्रीय बेहतर आवास क्षेत्र, नित्य प्रति आवासीय यात्री क्षेत्र या फिर बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र? तो बेहतर सामाजिक सुविधा वाला क्षेत्र नहीं है। इसका सही उत्तर है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, जिला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ फिर से इंग्लिश में रहेगा ये, फिर यहाँ से फिर से, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? RL सिंह, GS गोसल, अशोक मित्र, AB मुखर्जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GS गोसल ने किया था
भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया था? 1996, 1979, 2008, 2014। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1979 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसने किया था? लिंडेमैन, टॉन्सले, क्लार्क या फिर टेलर? तो पारितंत्र का टॉन्सले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरण शिक्षा के लिए एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था इसे? पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय, तो ये आपको बताना उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? सरहिंद नहर, आगरा नहर, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण पारितंत्रों का योग, पादपों की विविधता, जंतुओं की विविधता या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण का योग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व पारितंत्रों का योग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए ये उत्तरदायी होती है SO2 और NO2। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये मिलान वाला आया हुआ है, कूट दिए हुए हैं एक तरफ, इसको मिलाना है आपको। मेगाथर्म जो होता है ये भूमध्य रेखीय प्रदेश 1 और 2 की तरफ हम जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन में मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो एक नंबर इसमें भी पक्का हो गया है, बाकी क्योंकि एक ही ऑप्शन में है। तो मेगाथर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा, मेसोथर्म हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और माइक्रोथर्म हो जाएगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और बाकी हेकिस्थर्म में टुंड्रा प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश आ गई यहाँ से। अगला क्वेश्चन है उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो उससे हमें चली होगी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं वाला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक ये किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो 2024 तक ये दौड़ने लग जाएगी नई दिल्ली अहमदाबाद मार्ग पर, या फिर नई दिल्ली मुंबई, या फिर पुणे अहमदाबाद, या फिर अहमदाबाद मुंबई? तो दिल्ली मुंबई तो है नहीं है, इसका सही उत्तर है अहमदाबाद और मुंबई। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक अहमदाबाद और मुंबई। अगला क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम? तो ये हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2016, तो उस समय हुआ था, छोड़ दीजिए। 2015 ये भी करंट अफेयर है, 2017 ये भी उस समय का है, ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि अभी का आपको याद रखना पड़ेगा। 2016 और 20 के ओलंपिक खेलों का मेज़बानी 20 के तो टोक्यो में होंगे और 16 में रियो डी जेनेरो होंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अगला है भारत, अगला यहाँ से देखते हैं भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो उस समय जो थे अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से जाएंगे हम। अगला है मानवदायी काव्य की रचना किसने की थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, भरत कवि, मौलाराम, भूषण कवि या फिर गुमानी कवि? तो मानवदायी काव्य की रचना भरत कवि, ऑप्शन नंबर ए। UNDP ये भी करंट अफेयर का था उस समय का, इसे भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, केवल आयात होता है, बजट घाटा कम होता है, फिर विदेशी व्यापार नहीं होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था यानी कि उसमें आयात निर्यात नहीं होता है, तो विदेशी व्यापार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पिछली बार वीडियो में भी बना था, यहाँ भी बना है, शिमला, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली? तो ये हैदराबाद में है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है वेट लगता है सीधे उपभोक्ता पर उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन एवं बिक्री के सीधे उत्पादन एवं बिक्री के मध्य सभी चरणों पर? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुपर 301 है, ये भी 1-2 बार यही क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है एग्जाम में। सुपर 301 है आधुनिक कंप्यूटर, कीटनाशक, चावल की किस्म या फिर अमेरिकी व्यापार कानून? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी व्यापार कानून, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है?
नॉर्मन बोरलॉग, तो ये तो नहीं हरित क्रांति के कहे जाते हैं विश्व में। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायतों द्वारा कौन सा कर लिया जाता है? तो पंचायत बिक्री, भू राजस्व, सीमा शुल्क तो नहीं केंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय मेलों पर कर। ऑप्शन नंबर डी भारत में पंचायतों द्वारा ये लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ से फिर से इंग्लिश आ गई, इस तरह से एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश में था ये पेपर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों में प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फॉरेस्ट गार्ड में इसी तरह से बना था प्रश्न, ये रिपीट हो गया था। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह। तो सबसे पहले आएगा चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा भी 1918, फिर अशोक 1920। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। जैसे सबसे पहले आपको चंपारण पहचानना है, तो चंपारण कितने ऑप्शन में है? सबसे पहले आपको सभी को पता है कि चंपारण में, तो एक ही ऑप्शन में है, तो इसमें ज़्यादा कोई इतनी वो दिक्कत थी नहीं, तो आपने बिल्कुल आसानी से पहचान लिया होगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संज्ञा मंडल, तमिल राजाओं के दरबारी कवि, महापाषाण कब्रें, या फिर तमिल बस्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संज्ञा मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे? विजयनगर राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, गुप्त राजाओं ने, या फिर चंदेल राजाओं ने। तो खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? गांधी आश्रम, फिनिक्स आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, डांडी आश्रम। तो सत्याग्रह आश्रम सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन है, अभी कम ही क्वेश्चन बचे दोस्तों, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो हम सीधे सीधे जो रीजनिंग के होंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें अब थोड़ा ही और बची वीडियो, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1906 से 1920 के मध्य, अभी रीजनिंग आई नहीं है ना इसमें, 50 क्वेश्चन तो हम उसी छोड़ने वाले हैं अभी। अगला क्वेश्चन है 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी? अलगाववादी, राष्ट्रवादी, चरमपंथी, या फिर राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष? तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो इक्वलिटी जनता बिल्कुल है, बहिष्कृत भारत ये भी थी, मूक नायक ये भी थी, बहिष्कृत समाज नहीं थी, बहिष्कृत समाज नहीं थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 26 जून 1946, 31 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948। तो 30 जून 1948 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश सरकार ने 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक वह सुल्तान था जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? इलाही, जलाली, शहनशाह, या फिर अशरफी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनशाह थी अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा, शहनशाह। अगला क्वेश्चन है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? फाहियान, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये इंग्लिश आ गई है और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात पूर्वी पर्स किससे संबंधित थे? जमींदार, उद्योगपति, पूर्व राजा, या फिर नील उत्पादक यानी कृषक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात पूर्वी पर्स थे ये पूर्व राजा थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति मैंने पहले बोल दिया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है राज्य को, केंद्र को, या फिर केंद्र और राज्य दोनों को? तो इसका सही उत्तर है अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं तो केंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? 44वें, 42वें, 9वें, या फिर 5वें? तो इसका सही उत्तर 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया था ये शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो 1976 में हुआ था। अगला है राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड? खैर ये तो आपने बिल्कुल भली बात इस बारे में आपको पता होगा, उत्तराखंड में हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यहाँ तो है ही। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में? तो जनहित याचिका की अवधारणा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत का संविधान भारत को घोषित करता है,
एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, एक संघ या फिर राज्यों का समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का संविधान भारत को घोषित करता है राज्यों का समूह या फिर संघ, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, निर्वाचन आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद के निपटारे होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक निर्गम इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा आर्थिक निर्गम, ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरू। अगला क्वेश्चन है पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 1971 और 1967, 1972, 1968। तो पहला लोकपाल बिल ये 1968 में किया गया था लोकसभा में। संसद में पूछा है तो संसद लोकसभा है, और इसका सही उत्तर 1968। अगला है एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी पहली पुस्तक कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज या फिर की टू द हेल्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद स्वराज, 1909, हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है, अब फिर से यहाँ से इंग्लिश है, तो बजट, अगला क्वेश्चन है बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। बजट का मुख्य उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना और प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना। अगला है संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है शक्तियों का विभाजन, अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका घनिष्ठ संबंध या फिर न्यायपालिका का कार्यपालिका पर पृथक्करण। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के अंतिम घंटे में, किसी भी समय या फिर दोपहर 12 बजे। तो ये 12 बजे, उस समय के हिसाब से 12 बजे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, 3, 5 तो 4, इनमें से आपको बताना है। तो भाग 2 नागरिकता, 3 मूल अधिकार, चौथे नीति निर्देश तत्व। अगला क्वेश्चन है, अब ये यहाँ पर जो रीजनिंग ये सब पूछी गई है, ये तो सब पूछी गई है रीजनिंग। इसके बाद देखते हैं हम सीधे उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इस तरह के क्वेश्चन। तो ये दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अब सीधे 25 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, सीधे सीधे सभी क्वेश्चन उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे? गोरखा राइफल, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है चमोली जिले में, हरिद्वार जिले में, अल्मोड़ा जिले में, नैनीताल जिले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा जिले में, ऑप्शन नंबर डी, लाखू गुफा। अगला है कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दारमा एवं ब्यास घाटी को जोड़ता है शिनला, ऊंटा, जातिया, जयंतिया, रामल। तो रामल तो नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दारमा एवं ब्यास घाटी को शिनला जोड़ता है, ऊंटा, जयंतिया सब पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, और जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, या फिर जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला है खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है जलकुर नदी का, भिलंगना नदी का, बालगंगा। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा भिलंगना नदी का, ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना। अगला है निम्न में से कौन पर्वतपति नगर नहीं है? तो पर्वत हरिद्वार में तो है, कोटद्वार में भी है, टनकपुर भी है, क्योंकि रुद्रपुर बिल्कुल प्लेन है। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रा, लंपियाधुरा, बाड़ा होती, लिपुलेख। तो लिपुलेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से उत्तराखंड में कौन रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? अंतिम बिंदु जैसे कोटद्वार पौड़ी में, देहरादून उत्तरी रेलवे, काठगोदाम जैसे यहाँ पर कुमाऊं में। तो ये लक्सर हो जाएगा, लक्सर जो हरिद्वार में, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही नहीं है अंतिम बिंदु। अगला है नंधौरदून किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, उधम सिंह नगर, गढ़वाल या फिर हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंधौरदून, नैनीताल।
अगला क्वेश्चन है हिमालय में मुख्य भ्रंश रेखा MCT पृथक करता है। लघु हिमालय में बाह्य हिमालय को, दून घाटियों में शिवालिक को, महान हिमालय में हिमालय पार क्षेत्र को, या फिर महान हिमालय में लघु हिमालय को। तो इसका सही उत्तर लघु हिमालय में बाह्य हिमालय नहीं है, महान हिमालय में लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ ही 15 क्वेश्चन और बचे हैं उत्तराखंड के ही हैं, जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सौम्यकाशी, श्री क्षेत्र, गंगोत्री, बाड़ाहाट। तो श्री क्षेत्र तो श्रीनगर, ये तो हटा दिए, गंगोत्री अलग है, क्योंकि अब दोनों उत्तरकाशी के ही हैं, सौम्यकाशी भी बाड़ाहाट भी। तो ऐतिहासिक नाम हो जाएगा बाड़ाहाट, पौराणिक नाम हो जाएगा सौम्यकाशी। तो ये देखिए, क्योंकि 2 ऑप्शन भी इस तरह से आपके सामने मिल सकते हैं उत्तरकाशी के ही, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? मुगल काल, गोरखा काल, डोगरा काल, ब्रिटिश काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा काल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मार्ग के रूप में जाना जाता था? ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, सुदर्शन क्षेत्र, हरिद्वार। तो खैर नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अरमाइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोपती, झोड़ा, छपेली, छोलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोलिया में, बाकी छपेली, झोड़ा ये सब में तो गाया जाता है। अगला है द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? कचेरी मंदिर, गुजरदेव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, कटारमल मंदिर। तो कटारमल तो अलग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को जाना जाता है गुजरदेव मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? भोटिया, जाड़, बोक्सा, थारू। तो थारू नहीं करती है, बोक्सा की है, बोक्सा लोग करते हैं भूमसेन देवता की पूजा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है? बाजपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा के मरचूला में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में 38वें खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? तो ये 2018 में होने थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान प्राप्त हुआ? तो वैसे भी ऑप्शन के हिसाब से देहरादून को ही प्राप्त हुआ होगा, ऑप्शन ए में जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो लगभग बहुत बार आ गया, सभी के लिए बिल्कुल आसान होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 20 मार्च 2016, 27 मार्च 2016, 25 मार्च 2016 या फिर 29 मार्च 2016। तो इसका उत्तर 27 मार्च से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यही 150 क्वेश्चन यहाँ तक देखिए बस, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है यहीं तक है। अगला है आनुवंशिकता में कौन प्रभावी है? अतिरिक्त स्राव, रंगांधी, आरएच फैक्टर या फिर रंजकहीनता। तो आरएच फैक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है? इंटरफेरॉन, इंसुलिन, HGH या फिर TSS। तो इंटरफेरॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग खंड पाए जाते हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? कबूतर, तोता, गिद्ध, गौरैया। तो तोता अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो ये 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। बाकी ये जो रफ कार्य के लिए है, जैसे एग्जाम में होता है, ये पूरा ही पेपर है, जैसे एग्जाम में होता है कि टोटल 32 पन्नों का था, ये सेट था, तो ये पूरा ही पेपर था। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा, वहाँ आपको इसका पूरा पेपर मिल जाएगा। तो ये था ये आज के क्वेश्चन, और 100 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी 50 की रीजनिंग थी। तो मिलेंगे बहुत जल्दी कल को एक धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।